हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा न्यू चैप्टर है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? विलियन बोला जाता है। और आपने विलियन 11th क्लास में भी थोड़ा सा पढ़ा था। यहाँ पे हम क्या है, पूरा चैप्टर इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे हमें जब डीपली पढ़ना है तो शुरुआत वहीं से करनी पड़ेगी। विलियन से अपन ने यहाँ पर थोड़ा सा वो पढ़ रखा था। तो देखिए आप, सबसे पहली हमारी चीज़ आती है, फर्स्ट टॉपिक आता है चैप्टर का विलियन। सबसे पहले विलियन की हमें क्या करनी पड़ेगी? डेफिनेशन देनी पड़ेगी। आपको ये अच्छे से पता है कि कोई भी विलियन पदार्थ दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। यहाँ पर दो घटकों से। पहला घटक तो होता है विलेय और दूसरा घटक होता है यहाँ पर हमारे पास विलायक। इन दोनों को अगर आप समझ लोगे तो पूरा विलियन आपको क्या है, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखो, विलियन को समझने से पहले हम क्या करते हैं, विलेय और विलायक की भी बात कर लेते हैं। कोई भी विलियन है, आप जानते हो विलियन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। ये तो आपको पता है। और समांगी मिश्रण भी आप ये अच्छे से जानते हो कि ऐसा मिश्रण जिसमें उसके अवयवी घटक जिससे मिलकर वो मिश्रण बना हुआ है पदार्थों का, उनको वापस पृथक नहीं किया जा सके, ऐसा मिश्रण क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण कहलाता है। अब देखो, समांगी मिश्रण में वहां पर क्या होगा, किसी भी पदार्थ का विलयन है, किसी भी पदार्थ के विलयन में जिस अवयव या घटक की मात्रा क्या हो, कम हो, तो जो कम मात्रा में उपस्थित होता है तो हम लिख देंगे कम मात्रा में उपस्थित होगा वो तो विलेय कहलाएगा। और जो अधिक मात्रा में उपस्थित होगा विलयन में जो घटक, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? विलायक हो जाएगा। तो अधिक मात्रा में उपस्थित क्या हो जाएगा यहाँ पर? हमारे पास विलायक हो जाएगा। और दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? विलयन बन जाता है। तो अब डेफिनेशन सुनिए आप। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। समांगी मिश्रण से तात्पर्य है कि उस विलयन के जो घटक है उन घटकों को हम क्या कर सकें, आसानी से पृथक नहीं कर सकें अगर, तो ऐसा मिश्रण क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण के नाम से जाना जाता है। अब चूंकि विलयन के दो घटक होते हैं तो विलयन के घटक हमारे पास आ जाएंगे विलेय और विलायक। विलेय की डेफिनेशन क्या देंगे? किसी भी विलयन में जिस घटक की मात्रा कम होती है, जो कम मात्रा में उपस्थित होता है, उसे हम विलेय कहते हैं। और जिस घटक की मात्रा अधिक होती है, जो ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। यदि विलेय और विलायक को मिला दिया जाए परस्पर, तो बनने वाला जो मिश्रण होता है समांगी मिश्रण, उस मिश्रण को समांगी मिश्रण को हम विलयन के नाम से जानते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसके एक एग्जाम्पल मैं आपको आपके नॉलेज टेस्ट के लिए बता देता हूँ। जैसे उदाहरण के रूप में 10 ग्राम क्या है आपके पास? शर्करा है। 10 ग्राम आपने चीनी ले ली, शर्करा ले ली, आप नमक ले सकते हो, आप यूरिया ले सकते हो, कुछ भी लो, आपकी मर्जी है। 10 ग्राम शर्करा को क्या कर दो आप? प्लस ऐड कर दो 1000 ml वाटर में। 1000 ml क्या ले लो आप? पानी ले लो। आपको बताए 10 ग्राम शर्करा को आप 1000 ml पानी में डालोगे तो वो घुल जाएगी, और घुलकर उसका क्या बन जाएगा? समांगी मिश्रण बन जाएगा। तो वो जो वहाँ पर समांगी मिश्रण बना, तो वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर शर्करा को पानी में घोलते ही जो विलयन बना, वो शर्करा का विलयन हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। शर्करा का विलयन हमने प्राप्त कर लिया। अब देखो, इसकी मुख्य विशेषता क्या है भाई? कौन विलेय है शर्करा के विलयन में, कौन विलायक है, इस चीज को तो अपन को पता लगाना है। तो जिसकी मात्रा कम है, तो देखो शर्करा तो ओनली क्या है? 10 ग्राम है, तो ये तो क्या हो जाएगी हमारे पास? विलेय हो जाएगी। और वाटर कितना है? 1000 ml है, बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा? विलायक। और दोनों को मिलाकर हमने क्या बना दिया यहाँ पर? विलयन बना दिया। हो गई पहचान? तो ये तो विलेय है, और ये जो ज़्यादा मात्रा में वो क्या है? विलायक। अब आप इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर। माना कि आप शर्करा तो क्या ले लो? 1000 ग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम आपने क्या ले ली? शर्करा ले ली। 1 किलोग्राम शर्करा को आप क्या कर दो यहाँ पर? 100 ml ले लो, या फिर 500 ml क्या ले लो? वाटर ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप। 100 ले लो या 500 ले लो। 100 जो कम पड़ेगा तो थोड़ा 500 अपन ने ले लिया। अब देखो यहाँ पर बनेगा क्या? शर्करा को यहाँ भी आप पानी में घोल रहे हो, तो बनने वाला विलयन तो क्या होगा? शर्करा का विलयन ही होगा। लेकिन विलेय और विलायक कौन होगा? अब यहाँ पर देखो, यहाँ शर्करा अधिक मात्रा में है, तो अब शर्करा विलेय नहीं है, पानी कम मात्रा में है। यहाँ पे 500 ml है, ये 1000 ग्राम है, तो जो ज़्यादा मात्रा में वो तो क्या है? विलायक। तो अब शर्करा क्या हो जाएगी आपके पास? इसमें एग्जाम्पल में विलायक, और ये क्या हो जाएगा? वाटर। यहाँ पर विलेय, और दोनों का हमने मिलाने पर क्या कर लिया? शर्करा विलयन प्राप्त कर लिया। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, स्पष्ट रूप से आपको विलायक का मतलब ये नहीं समझना है कि जिस पदार्थ में अपन घोल रहे हैं, से पानी में घोल रहे हैं तो पानी विलायक नहीं। जिसकी मात्रा ज़्यादा है वही विलायक है, जिसकी कम है विलयन में, वो घटक जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक आपके? अब देखो यहाँ पर पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलयन को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है।
देखो भौतिक अवस्था के आधार पर क्या है, विलयन को तीन भागों में बांटा गया है। विलयन है, पहला विलयन गैसीय विलयन होता है, दूसरा विलयन द्रव विलयन होता है और तीसरा विलयन ठोस विलयन होता है। अब आपसे वो यूँ कहे कि गैसीय विलयन किसे कहते हैं, तो देखो आपको एक विशेष चीज़ याद रखनी है, विलयन का जो नाम है उसमें विलायक पदार्थ वही रहेगा। यानी कि विलयन गैसीय तो विलायक कौन रहेगा, हमेशा गैस ही रहेगा, चाहे विलय पदार्थ ठोस हो, द्रव हो या गैस हो। विलय पदार्थ कुछ भी हो सकता है, कोई भी अवस्था हो सकती है, लेकिन विलायक पदार्थ अगर गैसीय है तो वो विलयन क्या हो जाएगा, गैसीय विलयन। और विलयन द्रव की बात करें तो विलायक पदार्थ जो होगा वो द्रव अवस्था में होगा, विलय चाहे ठोस हो, द्रव हो या गैस हो। ठोस विलयन की यदि हम बात करें तो जो विलय पदार्थ है वो विलय पदार्थ क्या हो जाएगा, ठोस अवस्था में विलायक पदार्थ तो ठोस अवस्था में रहेगा, विलय चाहे यहाँ पर गैस हो, ठोस हो या द्रव हो। तो अब तीनों की डेफिनेशन सुनना, गैसीय विलयन किसे कहेंगे, ऐसा विलयन जिसमें विलायक के रूप में तो कौन उपस्थित हो, गैस उपस्थित हो, और विलय के रूप में ठोस, द्रव या गैस उपस्थित हो, क्या कहलाता है, गैसीय विलयन। द्रव विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलायक के रूप में तो द्रव उपस्थित हो और विलय के रूप में ठोस, द्रव या गैस उपस्थित हो, क्या कहलाता है, द्रव विलयन। ठोस विलयन, जिसमें विलायक के रूप में ठोस पदार्थ उपस्थित हो और विलय के रूप में ठोस, द्रव या गैस कुछ भी हो सकता है, क्या कहलाता है, ठोस विलयन। तो इस प्रकार हमने तीनों की डेफिनेशन बना दी। यानी कि एक कंडीशन तो स्पष्ट होगी कि जैसा विलयन का नाम है विलायक क्या रहेगा, उसी प्रकार का वही उसकी क्या रहेगी, भौतिक अवस्था। तो गैसीय विलयन है तो विलायक देखो गैस गैस गैस, द्रव विलयन है तो विलायक द्रव द्रव द्रव, ठोस विलयन तो ठोस ठोस ठोस, ये हो जाएगा। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, विलय पदार्थ ठोस, द्रव या गैस कुछ भी हो सकता है। तो अब देखो इस आधार पर भी क्या है, विलय और विलायक की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर इन तीन प्रकार के विलयन को 9 भागों में बांटा गया है। टोटल 9 कैसे हैं, गैसीय विलयन है, विलायक के रूप में तो गैस 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 ही रहेगी, परंतु विलय के रूप में गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है। द्रव विलयन है, विलायक के रूप में तो द्रव ही रहेगा, परंतु विलय के रूप में गैस, द्रव, ठोस हो सकता है। ठोस विलयन है, विलायक के रूप में तो ठोस रहेगा, परंतु विलय के रूप में गैस, द्रव और ठोस कुछ भी हो सकता है। अब इनके एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं। देखो एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल में यहाँ पर क्या है, हमें जब यहाँ पर याद रख लेंगे एग्जाम्पल को, तो वो आपको परीक्षा में क्या होता है, देता है, वो एग्जाम्पल पूछ लेता है, या एग्जाम्पल देके विलय विलायक या विलयन का प्रकार पूछ लेता है। तो एक टेबल है ये जो बहुत ईजी है। अब देखो यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हो, विलय कम रहेगा, विलायक ज़्यादा रहेगा, ये तो आपको पता है। अब जैसे गैस गैस विलयन कौन सा होगा, जिसमें विलय भी गैस हो और विलायक भी गैस हो। आप कोई भी दो गैसें ले, जैसे हवा जानते हो आप, हवा में क्या होता है, बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है। हवा में आप जानते हो 21% तो ऑक्सीजन उपस्थित होती है और 78% क्या होता है, नाइट्रोजन गैस उपस्थित होती है। दोनों मिलकर वायु तो बनाते हैं, और दोनों गैस है तो दोनों, एक यहाँ पर ऑक्सीजन गैस तो कम मात्रा में और नाइट्रोजन गैस क्या है, ज़्यादा मात्रा में 78%, तो नाइट्रोजन गैस तो क्या हो जाएगी यहाँ पर विलायक और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, विलय। तो दोनों को मिला दो तो दोनों गैस है तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण क्या हो जाएगा, हमारे पास गैसीय विलयन का एग्जाम्पल हो जाएगा, गैस गैस का। दूसरा देखो, विलायक गैस हो और विलय क्या हो, द्रव हो। तो देखो बेटा, आपने यहाँ पर एक चीज देख रखी, CHCl3, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं इसको। क्लोरोफॉर्म आपने मूवी वगैरह देखी होगी कि रुमाल में थोड़ी सी डिब्बे में से डालते हैं, किसी के मुंह पे लगाया, सुंघाया, वो क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है, तो बेहोशी में काम लेते हैं इसको। तो ये क्लोरोफॉर्म क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। और नाइट्रोजन तो आप जानते हो गैस होती है, तो नाइट्रोजन गैस में आप क्या कर दो, क्लोरोफॉर्म द्रव जो है उसको घोल दो, तो घोलने पर जो मिश्रण बनेगा वो गैस द्रव मिश्रण हो जाएगा आपके पास। एक तो द्रव हो गया और दूसरा क्या हो गया, यहाँ पर गैस होगी। इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे पहला क्या है, यहाँ पर गैस है तो पहला यहाँ पर आप दोनों ही, यहाँ ये तो क्या हो जाएगा गैस, और इसको पीछे भी लिख सकते हो। अपन को तो मिश्रण लिखना है। अब वो है कि आप उसमें कौन सी मात्रा ज़्यादा डाल रहे हो, कौन सी कम। जैसे आप नाइट्रोजन ज़्यादा भी ले सकते हो, क्लोरोफॉर्म कम भी ले सकते हो, तो इस हिसाब से विलय विलायक उसकी मात्रा पर डिपेंड करेगा। पर यहाँ पर जो मिश्रण बनेगा वो गैसीय विलयन ही होगा। आगे देखो, गैस ठोस। गैस ठोस में क्या हो सकता है, कपूर आप जानते हो, कपूर ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है इसमें। जब कपूर को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो द्रवावस्था में नहीं आकर सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन का गुण बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर कपूर तो ठोस अवस्था में होता है, कपूर को नाइट्रोजन गैस में अगर आप मिला दो तो ठोस को किस में मिला दिया आपने, गैस में, तो गैस तो विलायक हो गए यहाँ पर, और कपूर को कम डालेंगे तो कपूर क्या हो गया, ठोस हो गया। तो ठोस गैस का मिश्रण हो जाएगा जो गैसीय विलयन हो जाएगा। तो 3 एग्जाम्पल तो ये हो गए। आगे देखो आप द्रव विलयन में,
विलायक के रूप में तो द्रव है और विलेय के रूप में अगर गैस हो तो देखो आप विलायक के रूप में द्रव है तो एक तो आप द्रव क्या ले लो, जैसे जल ले लो। अब आप जानते हो पानी में ऑक्सीजन गैस घुली हुई रहती है ना, क्योंकि सभी जीव जो होते हैं जलीय जीव वो क्या होते हैं, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को श्वसन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा, क्योंकि पानी तो द्रव हो जाएगा विलायक के रूप में और गैस क्या हो जाएगी, यहाँ विलेय हो जाएगी, तो इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा, द्रव विलयन बन जाएगा। आगे देखो द्रव द्रव, यानी कि आप एक विलायक भी द्रव ले लो और विलेय भी द्रव ले लो। जैसे विलायक के रूप में आपने जल ले लिया तो जल तो ज़्यादा ले लो, उसमें एल्कोहल जो शराब है, आप जानते हो शराब को पानी मिला के पीते हैं लोग, तो पानी मिला के पीते हैं तो उसमें क्या करते हैं, दोनों का मिश्रण बन जाता है। अब दोनों को सेपरेट कर सकते हो क्या आप शराब को, उसको ऐसे तो नहीं कर सकते, रासायनिक विधियों से तो कर सकते हैं अपन। तो यहाँ पर जल और एल्कोहल जो है दोनों को मिश्रित कर दो तो दोनों ही द्रव अवस्था में रहते हैं, तो द्रव द्रव विलयन हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा, द्रव विलयन। द्रव और ठोस, द्रव के रूप में तो आप जल ले लो और ठोस के रूप में आप क्या ले लो, शक्कर ले लो, ग्लूकोज ले सकते हो, आप नमक ले सकते हो, आप यूरिया ले सकते हो। तो जल में ग्लूकोज का, नमक का या यूरिया का क्या हो जाएगा, जो विलयन बनेगा वो क्या जाएगा, द्रव ठोस विलयन हो जाएगा। आगे देखो ठोस विलयन, ठोस के रूप में तो यहाँ पर विलायक के रूप में तो ठोस और विलेय के रूप में गैस, द्रव या ठोस कुछ भी उपस्थित हो सकता है। तो देखो यहाँ पर ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ की सतह पर क्या है, यहाँ पर पैलेडियम धातु है ठोस, तो विलायक के रूप में तो इसकी सतह पर हाइड्रोजन गैस अधिशोषित हो रही है। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको। दो घटनाएं होती है, एक तो होती है अधिशोषण और एक होता है अवशोषण, दो घटनाएं होती है। अधिशोषण क्या होता है, जैसे माना कि कोई पदार्थ है, अगर किसी पदार्थ की सतह पर क्या हो, विलेय पदार्थ आकर सांद्रित हो जाए या उसकी सांद्रता बढ़ जाए तो इसको अधिशोषण बोलते हैं। और कोई पदार्थ है उसमें विलेय पदार्थ या जो कोई भी है वो अंदर तक सतह के साथ साथ क्या हो, अंदर तक समा जाए, तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, अवशोषण। जैसे उदाहरण के रूप में मैंने डस्टर लिया है, अब जब इस डस्टर को मैं पानी में डालूंगा तो आपको पता है कि ये इसकी जो गिद्दी है ऊपर यहाँ पर, ये क्या कर लेगी, जल को एब्जॉर्व कर लेगी, जल इस पे आ जाएगा, तो सतह पर आ गया और ये सतह गीली हो जाएगी। परंतु लकड़ी को काट के देखोगे अंदर तक क्या होगी, ये गीली नहीं होगी थोड़ी सी देर में। तो ये क्या है, एक सतह पर जलाकर सांद्रित हो रहा है, तो ये क्या है, अधिशोषण की घटना है। और अवशोषण, माना कि आप एक क्या कर लो, कॉटन ले लो, खूब सारी कॉटन को पानी में डाल दो, थोड़ी देर बाद आप देखोगे ना तो सारी कॉटन में अंदर तक क्या चला जाएगा, पानी, तो ये क्या है, अवशोषण। तो अवशोषण में अंदर तक क्या होता है, पदार्थ चला जाता है, समाहित हो जाता है, और अधिशोषण में क्या होता है, केवल सतह पर वो पदार्थ सांद्रित होता है। तो यहाँ पर देखो पैलेडियम धातु की सतह पर H2 गैस का अधिशोषण, ये पैलेडियम धातु है, इसकी सतह पर अगर H2 गैस क्या होती है, अधिशोषित हो जाती है, सांद्रित हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, ठोस विलयन का एक उदाहरण होगा। क्योंकि यहाँ पर पैलेडियम तो ठोस धातु होती है और H2 क्या है, गैस है, तो दोनों अधिशोषितों की जो पदार्थ बना वो एक तरह से विलयन ही होगा ठोस का। दूसरा देखो ठोस द्रव, ठोस तो अपनी जगह है और द्रव क्या है, अपनी जगह। जैसे आप यहाँ पर क्या ले लो, सोडियम धातु, आप जानते हो अपन 11वीं क्लास में लाए थे सोडियम का टुकड़ा, तो सोडियम तो ठोस अवस्था में होता है और मरकरी धातु होती है एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो मरकरी को आप क्या कर दो, यहाँ पर सोडियम के साथ मिला दो, तो यहाँ पर किसी भी धातु को जो क्या होता है, यहाँ पर मरकरी के साथ मिलाया जाता है तो बनने वाले को अमलगम कहते हैं। जैसे सोडियम को मरकरी के साथ मिलाओगे तो सोडियम अमलगम बनेगा, मैग्नीशियम को मिलाओगे तो मैग्नीशियम अमलगम बनेगा, जिंक को मरकरी के साथ मिलाओगे तो जिंक अमलगम बनेगा। तो ऐसी कोई भी मिश्र धातु जिसमें मरकरी उपस्थित रहती है वो क्या कहलाती है, अमलगम कहलाती है। अब ध्यान दो, सोडियम तो यहाँ ठोस है तो ये विलायक तो क्या हो गया, ठोस हो गया, और मरकरी क्या है, द्रव है, तो विलायक क्या हो, यहाँ विलेय कौन हो गया, मरकरी, तो दोनों का मिश्रण क्या हो जाएगा, ठोस द्रव विलयन या ठोस विलयन हो जाएगा। अब देखो ठोस ठोस, कोई भी दो धातु ले लो आप, जैसे तांबा ले लो और एक सोना ले लो, या चांदी या कोई भी और धातु ले लो, दो धातुओं को मिला दो आप तो दोनों ठोस ठोस ही रहेगा, विलेय विलायक तो क्या हो जाएगा, ठोस विलयन हो जाएगा। अब देखो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 3 विलयन पढ़े थे भौतिक अवस्था के आधार पर, फिर उसमें विलेय और विलायक की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर प्रत्येक 3 प्रकार का था, तो टोटल 9 प्रकार के विलयन क्या होते हैं, संभव होते हैं, जिनके एग्जाम्पल्स और वो दे रखे हैं। अब देखो यहाँ पर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इसके बाद देखो अब हमारे पास आती है विभिन्न प्रकार की सांद्रताएं। आपने पढ़ी थी मोलरता, नॉर्मलता पढ़ी थी ना यहाँ पर 11वीं क्लास में, तो वही चीज़ हम यहाँ पर थोड़ा डीपली पढ़ने वाले हैं, वही न्यूमेरिकल हम करेंगे। थोड़ा तो आपने पढ़ रखा है पर यहाँ थोड़ा डीपली आएगा तो उससे भी हम पढ़ लेंगे, और उससे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉच मी।